नमस्कार दोस्तों। संवाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार पुनः बहुत दिनों के बाद आज 14 नवंबर है और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी आज की बात करें 14 नवंबर 2025 की, तो आज दो चीज़ों की चर्चा बहुत रही है सुबह से। एक तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है और दूसरी चीज जिस पे पूरे देश की निगाह पिछले 2-3 महीनों से नहीं बल्कि पिछले एक साल से थी, वो था बिहार का असेंबली इलेक्शन, जिसका रिजल्ट आज हम लोगों के सामने आ रहा है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी काउंटिंग चली रही है, रुझान आ रहे हैं और उस रुझान में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो एनडीए है उसको एक प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी रुझान आ रहे हैं। वैसे तो मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं और ना ही मुझे कोई उस तरह का अनुभव है, और मैं भी वैसे ही हूं जैसे देश के पूरे देश के बाकी लोग हैं जो पिछले 2-3 महीनों से बिहार के चुनाव पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और अपने अपने जगह पे जहां भी वो हैं अपना एक ओपिनियन बनाए हुए हैं या अपना ओपिनियन दे रहे हैं डिफरेंट मोड्स के थ्रू लोगों तक। तो वैसे ही मैं भी हूँ, मैं भी एक सामान्य नागरिक की तरह मेरी भी एक समझ है इस चुनाव को लेकर के। और जैसे बाकी लोगों का ओपिनियन है वैसे अपना भी मेरा कोई ओपिनियन है। मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बिहार का हूँ भी नहीं, तो मैं यहाँ का वोटर भी नहीं हूँ। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरा पॉलिटिकल इंक्लिनेशन किस पार्टी की तरफ है, पर्टिकुलरली इस चुनाव में जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं भी मेरा कोई संबंध नहीं है इस चुनाव से एक्चुअली में डायरेक्ट रूप से। तो लेकिन फिर भी जैसे सबका अपना अपना ओपिनियन है वैसे मेरा भी है इस चुनाव को लेकर। इस चुनाव में कई सारी चीजें चर्चा में रही हैं। उसमें जो एक चीज बहुत चर्चा में बाकी चर्चाओं के साथ साथ जो हम लोगों ने देखा वो रहा है एक नई पार्टी का उदय बिहार के चुनाव में, जनसुराज, जिसको प्रशांत किशोर जी, जो कि बहुत ही एक फेमस एक पॉलिटिकल फिगर, मैं उनको कहूँ कि एक एनालिस्ट कहूँ या एक जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको सपोर्ट करने वाले या उनको हेल्प करने वाले एक फिगर के रूप में लोग उनको जानते हैं। तो उनकी पार्टी का उदय एक बहुत ही महत्वपूर्ण या एक चर्चा का विषय रहा है इस चुनाव में। तो हम उस पर बात करेंगे क्योंकि जो अभी रुझान आ रहे हैं उसमें उनकी पार्टी को, जैसे बहुत सारे लोग थे उन्होंने कहा कि भाई अलग अलग ओपिनियन था उनको लेकर के कि कम से कम उनका अपना खुद का तो ये था कि भाई वो प्रचंड बहुमत से खुद सरकार बनाने जा रहे हैं। और भी अलग अलग लोगों का मैंने सुना था कि कुछ लोगों का था कि कम से कम इनका 25-30 सीट तो आएगा ही। कुछ लोगों का ये मानना था कि भाई इनका सीट भले ही कितना भी कम आए लेकिन कम से कम इनका 10-15% वोट शेयर तो आएगा ही। लेकिन इनमें से कुछ भी सच होता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि उनसे भी कम चर्चा में रहने वाली, सोशल मीडिया पे चर्चा में रहने वाली, उनसे भी कम जो चर्चा में रही हैं जो पार्टियां, उनकी सीट उनसे ज़्यादा आ रही है, उनका वोट शेयर उनसे ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये इसका क्या कारण है, इसको इस पर मैं अपनी समझ रखने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं एक चीज़ बस ये बता देना चाहता हूँ कि चुनाव होता है, कोई भी चुनाव होता है तो उसमें कोई भी पार्टी हो, जैसे अगर हम बिहार चुनाव की बात कर रहे हैं तो इसमें चाहे कोई भी गठबंधन हो, एनडीए हो, महागठबंधन हो, जनसुराज हो या अदर जो भी पार्टी है, सब लोग अपने अपने ओपिनियन जनता को बताते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो कोई कोई भी ऐसी पार्टी नहीं होती है जो किसी अपने पब्लिक कोई किसी इलेक्शन रैली में कोई ये कहता हो कि विकास नहीं होना चाहिए।
या लोगों का कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिसमें लोगों का हित ना हो। ये तो कोई नहीं कहता है, सब लोग तो यही बोलते हैं कि पब्लिक के या लोगों के फेवर में ही लोग बात करते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो अपने अपने तरीके से करते हैं, बाई एंड लार्ज यही सब करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो मैं अपनी जो एनालिसिस यहाँ पे रखने वाला हूँ, या जो मेरी समझ है, मैं जिस पे बात करने वाला हूँ, उसका इन सब चीज़ों से कोई संबंध नहीं है। मतलब मैं यहाँ पे ये बात नहीं करने वाला हूँ कि कौन अच्छा था या कौन खराब था, तो किसने अच्छी बात बोली तो किसने खराब बात बोली, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। और ना ही मैं इस अभी राइट नाउ मैं उस चीज़ पर चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि बातें तो सब लोग अच्छी करते हैं। यहाँ पे बस मैं ये अभी बात करूँगा कि जो जनसुराज, जो कि सोशल मीडिया पे एक बहुत स्पेशली जो लोग ज़्यादा जो स्पेशली इंटरनेट यूजर्स हैं, उनके बीच में एक बड़ा एक फिगर निकल के सामने आ रहे थे। उसके बावजूद भी इनकी हार एक तरीके से होती हुई, बहुत ही बुरी हार मैं कहूँगा होती हुई क्यों दिख रही है, या जो एक सफलता का जो एक्सपेक्टेशन था उनको लेकर के, जनसुराज को लेकर के लोगों को, वो मिलता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है, मैं उस पर बात करूँगा। वो अच्छे थे, बुरे थे, उन्होंने अच्छी बात की क्या की, या बाकी लोगों ने क्या अच्छी बात की या बुरी बात की, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बात तो सब लोग अच्छी ही करते हैं। तो जनसुराज के असफल होने में मेरी समझ से 4-5 जो है महत्वपूर्ण बातें रही हैं। एक तो हम लोगों का सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन एक ये है, क्या एक मैं कहूँगा कि एक जो अर्बन एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं या बहुत समझदार समझते हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको लगता है कि जो इंटरनेट पे चल रहा है वही दुनिया है। मैं अभी रिसर्च कर रहा था थोड़ा सा कि मैं ये देखूं कि कितने इंटरनेट यूजर्स हैं। तो मैंने बिहार का जो आंकड़ा देखा मोटे मोटे तौर पे, मुझे कहीं स्पष्ट कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन मोटे मोटे तौर पे बिहार में करीब केवल, अगर मैं गांव गांव के, तो करीब 30% लोग, 30 या 31% लोग जो है बिहार में गांव के जो हैं वो इंटरनेट यूज करते हैं। बाकी जो 70% लोग हैं उनके पास कोई इंटरनेट कनेक्शन है ही नहीं, या इंटरनेट का एक्सेस उनके पास नहीं है। और शहरों में भी ऐसा नहीं है कि 100% लोग इंटरनेट यूजर्स हैं। इवन मैंने बहुत आश्चर्यजनक रूप से मैंने ये पाया कि शहरों में भी करीब केवल 70% लोग ही इंटरनेट यूज करते हैं बिहार में। तो अगर मैं पूरा टोटल बिहार का गांव, ग्रामीण इलाके और शहर इलाके दोनों को अगर जोड़ के हम लोग देखें, चूंकि करीब 75% जो लोग हैं बिहार के वो गांव में ही रहते हैं या उससे भी ज़्यादा लोग, तो करीब करीब 40% ही लोग बिहार के ऐसे हैं जो इंटरनेट यूजर हैं। तो अगर आप कोई कैंपेनिंग ऐसा कर रहे हैं जो केवल इंटरनेट बेस्ड है, सोशल मीडिया ही बस उसका आधार है उस कैंपेनिंग का, तो इसका मतलब ये है कि आप केवल 40% लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। अब उस 40% लोगों तक आप बात पहुंचा सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो भी जो 40% इंटरनेट यूजर हैं उन तक आपकी बात पहुंच ही रही है। अगर ये भी मान लिया जाए कि 100% जो इंटरनेट यूजर्स हैं उन तक आपकी बात पहुंच रही है, तो आप केवल 40% लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। और उस 40% में भी कभी भी ये नहीं हो सकता है कि वो जितने लोग आपकी बात सुन रहे हैं सब लोग आपसे सहमत हों या सबको आप अपील कर पा रहे हैं। तो एक जो सबसे बड़ा कारण जो मैंने इनका ये देखा, जनसुराज का, कि इनका डिजिटल हाइप तो बहुत ही खतरनाक था। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत ही एक स्ट्रांग फाइट में ये हैं इस चुनाव में। लेकिन अ, क्या होता है कि कोई भी, जैसे अगर आप डिजिटल फाइट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारी ऐसी पार्टियां रही हैं जो पहले भी, या आजकल तो ये चूंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है किसी भी तरह के कैंपेनिंग का, चुनाव का भी। लेकिन केवल इससे नहीं होगा। आप आपका डिजिटल हाइप तो था, जनसुराज का बहुत था, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इनका कोई कैडर नहीं था, जो कि जो लोगों का परसेप्शन जो बन रहा था या जो लोग इसके बारे में सुन रहे थे उसको ये वोट में कन्वर्ट करा सके।
एक सबसे बड़ी जो है कमी ये थी। और जो इसके मुकाबले में जो पार्टियां थी उनका कहीं ना कहीं उनका एक बेस है ग्राउंड पे, जो कि लोगों से भी कनेक्ट हैं। वो बाकी तो भाई इक्वली उनका भी प्रेजेंस जो है इंटरनेट पर है, या अकेले इनका प्रेजेंस तो इंटरनेट पे था नहीं। और साथ ही साथ क्या है कि उनका सोशल मीडिया पे प्रेजेंस के साथ साथ उनका एक ग्राउंड लेवल पर उनका एक कैडर है, जो कि कन्वर्ट करा रहा है वोटिंग वाले दिन वोट को भी, लोगों से वोट भी दिलवा रहा है। उस चीज की इनकी बहुत ही कमी थी। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि माइक्रो लॉबिंग जो है नहीं थी इनकी। बाकी जो इनके अपोजिशन में जितने भी लोग थे, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, महागठबंधन वाले जितने हों, या एनडीए में भी जितने घटक दल हैं, सबकी अपनी ग्राउंड लेवल पर एक माइक्रो लॉबिंग अपने अपने स्तर पे है, अलग अलग तरह की। तो एक जो है बहुत बड़ी कमी इनकी ये थी। दूसरी जो कमी जो मैंने पाया वो ये थी कि जैसे वैसे तो एक कॉमन परसेप्शन है बिहार के चुनाव को लेकर के कि बिना जातिगत समझ के आप बिहार का चुनाव या बिना जातिगत आधार के आप बिहार का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। लेकिन मैंने प्रशांत किशोर जी का ही बहुत सारे इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें उन्होंने इस चीज को उन्होंने ये तो माना था कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बिहार के चुनाव में, जाति वगैरह। लेकिन उन्होंने इसको एक इकलौता फैक्टर नहीं माना था, और ये बात सही भी है। मैं भी इस चीज को मानता हूं कि केवल जाति महत्वपूर्ण नहीं है, कई सारे महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं किसी चुनाव में, लेकिन जाति महत्वपूर्ण, केवल जाति महत्वपूर्ण नहीं होता है। ये बात सही है। लेकिन ये बात जो है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये सबको पता है कि केवल नींव बना देने से कोई घर नहीं बनता है। क्योंकि भाई नींव पे आपको आगे ऊपर तो आपको बिल्डिंग पूरा कंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका घर तैयार होगा। लेकिन नींव तो आपको बनाना पड़ेगा, बिना नींव के तो आप ऊपर का कंस्ट्रक्शन तो कर नहीं सकते हैं। तो ऊपर का जो घर का ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है, वो उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें से एक नींव भी है, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी जब आप चुनाव लड़ते हैं या किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई एक बेस आपका होना जरूरी है। केवल उस बेस के बदौलत आप वो चुनाव जीत भी नहीं सकते हैं। ये भी है कि केवल ये बेस है तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा, लेकिन वो बेस जब तक नहीं होगा तब तक आप किसी चुनाव में स्ट्रांग दिखते नहीं है लोगों के बीच में। और जब तक आप स्ट्रांग दिखेंगे नहीं तब तक लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे नहीं, पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं दिखेंगे तो। जब तक लोगों को ये ना लगे कि भाई ये जीत सकता है, इसका ये आधार है, तो जब ये लोगों को लगता है कि ये जीत सकता है, ये इसका आधार है, तब लोग उससे जुड़ते हैं। लेकिन जब उसका कोई बेस ही नहीं है, तो वहां पे वो पॉलिटिकली थोड़ा सा वीक नजर आता है। तो थोड़ा सा मतलब पॉलिटिकली मैं कहूँ कि अनाथ टाइप का वो लगेगा। फिर उसको लगेगा कि भाई उसको, या तो ये इस भ्रम में रहेगा कि उसको सब वोट देंगे। लेकिन जब वो इस भ्रम में रहेगा कि उसको सब वोट देंगे तो उसको कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि कोई उसका बेसिक लेवल पर कोई अट्रैक्शन नहीं है किसी एक पर्टिकुलर एक ग्रुप को लेकर के। तो ये चीज हो गया इनके साथ गड़बड़। इनको लगा कि इनको सभी कम्युनिटी का वोट मिलेगा, लेकिन इनको किसी ग्रुप का वोट नहीं मिला। और बाकी जो पार्टी हैं उनका क्या है कि सबका अपना अपना एक बेस है। जैसे आरजेडी के बारे में बोला जाता है कि भाई इनका एम वाई समीकरण पे ये लोग काम करते हैं, ठीक है, सब लोग जानते होंगे। जेडीयू के बारे में बोला जाता है बिहार के अंदर की जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, और कुर्मी जो लोग हैं, वो लोग इनको बहुत सपोर्ट करते हैं। बीजेपी का भी माना जाता है कि अपर कास्ट जो वोटर हैं और जो ओबीसी में बहुत सारी जो जाति के लोग हैं, वो एक कोर वोटर की तरह काम करते हैं बीजेपी के लिए पिछले कई सालों से। और इसी तरह से आपकी चिराग पासवान की भी जो पार्टी है, तो इनका भी एक बेस है कि भाई पासवान जो वोटर्स हैं इनके एक बेस की तरह काम करते हैं। और बाकी और भी अदर अदर पार्टियां छोटी छोटी, तो उनका भी अपना एक बेस है। तो जब आपका बेस नहीं है कोई भी, तो आप स्ट्रांग दिखते नहीं हैं ग्राउंड लेवल पर। और स्ट्रांग जब नहीं दिखते हैं आप, तो जो वोटर है फिर वो अट्रैक्ट नहीं होता है।
ये एक मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही एक ट्रूथ है ये पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पे शायद हमको लग रहा है कि जनसुराज कमजोर पड़ गया। क्योंकि अगर इसका भी कोई पॉलिटिकल बेस होता तो जरूर निश्चित रूप से शायद जिस तरह का इसका एक प्रेजेंस था उसमें ये अच्छा कर पाता कुछ। बहुत ज्यादा जितना एक्सपेक्टेशन था उनको उतना तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ये अच्छा कर पाते जैसे बाकियों का बेस है। अब देखिए ये भी बात है कि जरूरी नहीं कि कोई जैसे जेडीयू है तो अब ये जरूरी नहीं केवल इन्हीं दोनों के भरोसे इनका चल रहा है, लेकिन ये दोनों एक इसको बेस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक मजबूती इनको दे रहे हैं ग्राउंड लेवल पर। तो जब आप पॉलिटिकली मजबूत हैं तो फिर आप दूसरों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, लोगों को लगेगा भाई ये जीतेगा, ये जीत सकता है, तो एक अल्टरनेटिव के रूप में आपको देखा जाता है। तो ये जनसुराज के साथ एक कमी महसूस हुई। तो तीसरी जो चीज थी कि कैंडिडेट सिलेक्शन में ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना कैंडिडेट जब चूज करती हैं तो वो हमेशा क्या करती हैं कि कोई ना कोई एक स्ट्रांग, भाई लोकल लेवल का ही कोई अगर व्यक्ति है तो किसी एक लोकेलिटी में उसका एक अपना चेहरा है, एक नाम है, एक स्ट्रांग मैन की तरह, या मतलब एक बाहुबली जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उसकी छवि है। तो वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अनफॉर्चुनेटली लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो ये एक कमी रही। ठीक है, इन्होंने ज्यादातर जो कैंडिडेट्स थे जनसुराज के वो नए चेहरे थे जिनको कोई जानता ही नहीं था। ठीक है, बड़े बड़े प्रोफेशनल भले हैं, अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग हैं, लेकिन उनको ग्राउंड पे कोई नहीं जानता है, बहुत क्लीन इमेज के चक्कर में रहे। ठीक है, लेकिन वहीं पे क्या होता है कि जैसे अगर कोई नोन फैमिली का कैंडिडेट है, कोई मनी पावर वाला है, मसल पावर वाला है, तो ये लोगों के बीच में अपील करते हैं अनफॉर्चुनेटली। अब ये सही है गलत है वो तो जनता तय करेगी कि भाई क्या है जो वोटर्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। तो ऐसा कोई कैंडिडेट जनसुराज का, ज्यादातर लोग ऐसे थे कि भाई प्रोफेशनल हैं, बहुत अपने अपने क्षेत्र के बहुत नामी लोग हैं, लेकिन उनका कोई इस तरह का प्रेजेंस नहीं है जैसे बाकी पार्टियां जिस जिस आधार पे टिकट लोगों को देती हैं। तो ये जो है एक तरीके से लोगों को ये लगा कि भाई ये जीतेगा कैसे। ठीक है, ये चीज लोगों को लगा कि भाई ये जीतेगा कैसे। जैसे इनको लेकर के लोगों को लगता है कि भाई ये लोग जीत सकते हैं, ये लोग भाई इनको 10 साल से हम जानते हैं, 15 साल से जानते हैं, ये वो हैं वो हैं, लेकिन इनके बारे में लोगों को ये लगा कि भाई ये जीतेगा कैसे। ठीक है, ये तो वो काम करता है, ये तो वो प्रोफेशन का आदमी है, ये ऐसा है वैसा है, या नया चेहरा है, कौन है, ये कहाँ के हैं। तो ये चीज लोगों के दिमाग में गया कि भाई ये जीतेगा कैसे। तो जब लोगों को ये संदेह होता है कि भाई ये जीतेगा कैसे, तो लोग फिर वोट देने से बचते हैं। तो ये एक तरीके से निगेटिव चीज चला गया जनसुराज के साथ। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज थी कि जनसुराज के जो आपके प्रशांत किशोर जी हैं, इनकी जो पूरी कैंपेनिंग थी, ये पूरा हाई लेवल तो कैंपेनिंग था ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं, उसकी तो बात हम लोगों ने कर लिया है। और इनकी कैंपेनिंग एनालिसिस बेस्ड ज्यादा थी, मतलब ये इंटेलेक्चुअल ज्यादा इनका टोन था कि बहुत जो भी समस्याएं हैं बिहार की उसकी बहुत एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल तरीके से उस चीज को समझा रहे हैं लोगों को, बता रहे हैं लोगों को। और ये सब चीजें ऐसी हैं जो ग्रामीण स्तर पे, या जो एक मेजॉरिटी ऑफ पीपुल है, वो इवन चाहे शहरों का ही क्यों ना हो, ये समझ में उतनी आती नहीं। आप बहुत इंटेलेक्चुअल साउंड करेंगे तो लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, फिर उनको लगता है यार पता नहीं क्या बोल रहा है, या मतलब उतना लोग अपील नहीं कर, अनफॉर्चुनेट है ये, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि बहुत आप प्रोफेसर की तरह बोलने लगे। तो पूरे प्रशांत किशोर ने, मैंने भी ये देखा पूरे चुनाव में कि जैसे अब जो समझने वाला है, जो एक वर्ग है भाई, कहीं भी 100 लोग हैं तो उसमें से 5-10 लोग ऐसे होते हैं जो कि इस तरह की बातें समझ लेते हैं, लेकिन 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि आप बहुत प्रोफेसर की तरह बहुत इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं, बहुत एनालिसिस लेवल की बात कर रहे हैं आप। चुनावी जो आपका जो इंटरव्यू भी हो रहा था, प्रशांत किशोर का जो भी इंटरव्यू यूट्यूब पे भी हम लोग देख रहे थे, या जो भी जो मास मीडिया है,
उसके थ्रू भी जो हम लोग देख रहे थे, तो उसमें प्रशांत किशोर पूरी तरह से एक एनालिस्ट की तरह, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि पॉलिटिशियन है, बल्कि वो एक पॉलिसी मेकर टाइप से बात कर रहे थे, एकदम छोटी छोटी बातों को समझाना लोगों तक, जो कि शायद हम लोगों को अच्छा लग सकता है, या किसी को भी जो समझता है तो उसको अच्छा लग सकता है, और उससे वो प्रभावित भी हो सकता है, जो कि अच्छी बात भी है। इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं कि कोई इस तरह की बात कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गांव में वोटर है, या मैंने जैसा कि पहले बोला शहरों में भी है, तो उसको ये सब बातें समझ में आई नहीं। और जब उसको ये सब बातें समझ में नहीं आई तो लोग वोट नहीं देते हैं। लोगों को ये लगता है कि यार यार, या अगर मान लो कोई उनको दूसरा समझा भी दिया, या खुद से भी थोड़ी थोड़ी उनको समझ में भी आई, तो फिर लगेगा कि लोग यार, आ, फिर वही बात आ जाएगी कि यार बात तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन यार ये जीतेगा कैसे। तो फिर उस केस में क्या होता है कि लोगों को लगता है कि भाई, बात तो ठीक है कर रहा है, लेकिन जीतेगा कैसे, मतलब एक अट्रैक्शन नहीं दिखा, एक पावर नहीं दिखा, तो फिर लोगों को लगता है यार कि हम जो है अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर वो क्या होता है कि ये सारी बातें तो है अपनी जगह, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं। तो ये चीज इनके साथ भी हुआ। जितने भी लोग हैं जो समझते हैं चीजों को, बिहार की समस्या को जो समझते हैं, उन सभी लोगों ने कम से कम प्रशांत किशोर को अप्रिसिएट किया, उनकी बातों को अप्रिसिएट किया। एक बहुत एक बड़ा सेक्शन था जो इसको अप्रिसिएट किया इस चीज को। लेकिन जो वोटर थे ग्राउंड लेवल पर, वो इस चीज से प्रभावित नहीं हो पाए, या थोड़े मात्रा में अगर प्रभावित भी हुए होंगे, तो शायद जो है उन्होंने वोट नहीं किया। और शायद इसका ये चीज, चूंकि प्रशांत किशोर को सब लोग जानते हैं कि इतने कच्चे खिलाड़ी तो वो है नहीं, तो शायद हो सकता है कि उनका इंटेंशन भी यही हो, क्योंकि वो बार बार ये कहते थे कि मतलब वो चुनाव जीतने नहीं आए हैं, और वो जो है लोगों की जो समझ है उसको बदलने आए हैं। तो शायद हो सकता है कि उनका यही उद्देश्य रहा हो, जो 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 परिणाम अभी आज आ रहा है, इसके लिए शायद वो तैयार थे, पहले से ही तैयार थे। और आज का परिणाम क्या होगा इसका शायद उनको चिंता न रहा हो, मे बी, और वो लोगों को समझाना ही चाहते हो, तो वो शायद हो सकता है इसी में लगे हों। लेकिन इसका जो है वोट कन्वर्जन पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है। और इसके बाद जो, ये तो हम लोग बात कर चुके हैं कि इंडियन जो पॉलिटिक्स है उसमें मोस्ट यूज्ड एक फ्रेज है कि हम वोट अपना नहीं बर्बाद करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली लोग वोट उसी को देते हैं जिसको वो समझते हैं कि ये जीत रहा है, भले वो हार जाए बाद में, वो अलग बात है, लेकिन अपने परसेप्शन में, उनके परसेप्शन में जो जीत रहा होगा उसी को वोट देना प्रीफर करते हैं लोग। तो ऐसे आपको कोई भी चुनाव होगा तो हम लोगों को ऐसे लोग बात करते हुए मिल जाएंगे कि भाई एक बंदा दूसरे को बोल रहा है कि यार मैं इसको जा रहा हूँ वोट देने, तो अब वो जो दूसरा वाला है वो उसको बोलता है यार यार ये जीतेगा नहीं, इसको क्यों वोट दे रहे हो, तुम्हारा वोट बर्बाद चला जाएगा। या कई बार खुद लोग भी कहते हैं कि यार ये आदमी बात तो सही कर रहा है, ये मुझे सही तो लग रहा है, लेकिन ये लग रहा है कि जीतेगा नहीं, तो मेरा वोट बर्बाद चला जाएगा, तो चलो इसी को दे देते हैं। तो ये भी अगर, जो मैंने बताया कि भाई स्टार्ट में कि 40% लोग जो इंटरनेट यूजर्स हैं, तो अगर उसमें से कई सारे लोग अगर इनकी बातों से प्रभावित भी हुए हैं, जो इनको वोट देना भी चाहते होंगे, वो इस चीज के चक्कर में इन्होंने वोट नहीं दिया कि भाई ये क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी है, अनफॉर्चुनेट है ये भी, कि लोग ये नहीं सोचते हैं कि भाई मुझे, मैंने जिसको सोचा है कि मैं इसको वोट दूंगा तो उसी को वोट दे दे, बल्कि ये सोचते हैं कि ये जीतेगा कि नहीं जीतेगा। अगर उसकी नजर में जीत रहा है तो उसको वोट देंगे, भले बाद में हार जाए या जीत जाए, जो भी हो, इसकी चिंता नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से सेटबैक टाइप का रहा है प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए, कि लोग अगर इनसे थोड़ा मोड़ा प्रभावित भी कुछ परसेंट लोग हुए हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसलिए इनको वोट नहीं कर पाया होगा शायद, कि उसको ये लगा ही नहीं होगा कि ये जीतने वाले हैं, तो दैट्स वाई इनको वोट नहीं करा। तो इसका भी नुकसान एक जनसुराज को हुआ है। और एक जो आखिरी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
मैं तो ऐसा नहीं कि मेरी एज बहुत ज़्यादा है या मैं बहुत अनुभवी हूँ, तो इस पे मैं कोई अपनी बात पूरी तरह से रख पाऊँ। लेकिन जितना मैंने पिछले 7-8 साल से मैं थोड़ा पॉलिटिक्स को देख रहा हूँ, एक नागरिक के रूप में, तो मैंने ये देखा है कि जो भी पॉलिटिकल सभाएँ होती हैं या पॉलिटिकल रैली वगैरह होती है, उसमें जिस तरह की भाषा का प्रयोग होता है, भले वो चुनाव से पहले ना हो और चुनाव के बाद भी ना हो, लेकिन चुनाव के दौरान जो पॉलिटिकल रैली होती है, उसमें लगभग सभी पार्टी के जो पॉलिटिशियन हैं, वो बहुत ही भड़काऊ तरह की या लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए या किसी भी तरह से जो भी उनको लगता है कि लोग इससे भाई प्रभावित हो सकते हैं या इससे कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप पोलराइज हो सकता है या इमोशनल होके हमारे साथ कनेक्ट हो सकता है या किसी जाति के नाम पर कनेक्ट हो सकता है, धर्म के नाम पर कनेक्ट हो सकता है, क्षेत्र के नाम पर कनेक्ट हो सकता है या कोई ऐसी बात बोल दिया, ऐसा कोई भड़काऊ बात बोल दिया जिससे वो कनेक्ट हो सकता है। तो लगभग हर पार्टी के जो नेता है लोग हैं, वो इस चीज को पूरा यूज करते हैं, लाउड साउंड करते हैं, इमोशनल साउंड करते हैं, कई बार धमकी भरी बातें भी करते हैं। तो और इसका उन लोगों को भाई देखा गया कि पॉलिटिक्स में इलेक्शन के समय उनको इस चीज का फायदा भी होता है। तो निश्चित रूप से फायदा होता है, तभी वो लोग ऐसा करते भी हैं। ये चीज प्रशांत किशोर ने नहीं करते हुए मुझे कभी नहीं दिखे पूरे इस इलेक्शन में। ये पूरी तरह से एक शांत और एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल और एक बहुत ही समझदार और जैसा कि मैंने पहले बोला एकदम शांत समझदार एक नेता की तरह ये अपनी बात रखते रहे इंटरव्यू में भी, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी भी रही रैली भी रही वहां भी अ, पूरी एनालिसिस ये करते रहे। तो ये चीज भी शायद हमें लग रहा है कि बहुत एक मास लेवल पर ये वोट कन्वर्ट नहीं कर पाए, लोगों को नहीं दिलवा पाए अपने पक्ष में। तो यही सब सारी चीजें रही हैं जो मेरा ये मानना था कि प्रशांत किशोर के लिए शायद एक सेटबैक साबित हुआ है जनसुराज के लिए। और नए भी थे तो इसका भी असर होता है। शायद हो सकता है कि इन्होंने यही सोचा हो कि ऐसे ही हमें धीरे धीरे अपने जो मेरा पॉलिटिकल प्रेजेंस है बिहार में उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी बात को अब विराम देते हैं और आप सभी को बाल दिवस की मैं शुभकामनाएं देता हूं। और अभी तो काउंटिंग जारी है, तो जो भी होगा, जब मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ फाइनल रिजल्ट तो वैसे तो समझ में आ ही रहा है धीरे धीरे कि एनडीए प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रहा है। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, बहुत दिनों के बाद आप लोग हमसे जुड़े और फिर से हम लोग जल्दी मिलेंगे, अलग अलग मुद्दों पे बात करेंगे, अलग अलग सामाजिक मुद्दों पर, पॉलिटिकल मुद्दों पर या डाइवर्स। मैंने पहले ही बताया था कि हमारा कोई एक कंस्ट्रेंट नहीं है कि हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, तो किसी और के साथ बात करेंगे और आपसे भी बात करेंगे डायरेक्ट डिफरेंट मुद्दे पे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।